वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर और अब आप सभी का सबसे चहेता सेगमेंट जहां पर हम दर्शकों को लाइव जोड़ते हैं और उनके सवालों के जवाब दिलवाते हैं हमारे एक्सपर्ट से। विश्वजीत पराशर म्यूचुअल फंड एक्सपर्ट हमारे साथ आज जुड़ गए हैं। विश्वजीत जी, स्वागत है आपका बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर में। और दर्शकों को झटपट बता देते हैं कि हमसे जुड़ने का तरीका क्या है। आपकी स्क्रीन पे भी हम फ्लैश करेंगे जहां पर आपको बताएंगे कि यूट्यूब पर आप कैसे हमसे अपना सवाल पूछ सकते हैं। कमेंट बॉक्स में जाइए अगर आप हमें लाइव देख रहे हैं। इतना ही नहीं, पुराने शोज़ भी अगर आप देख रहे हैं हमारे और कोई सवाल है तो अपने सवाल आप कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं। देखिए, व्हाट्सएप का भी एक नंबर है 9619873567। किस फंड में आपने पैसे लगाए हुए हैं, आपकी आर्थिक लक्ष्य क्या है, डिटेल से अगर सवाल पूछेंगे तो हम आपको उतने डिटेल से ही जवाब दिलवाएंगे हमारे एक्सपर्ट से भी। चलिए आगे बढ़ते हैं। और स्वप्निल मेरे दर्शक मेरे साथ फोन लाइन पर हैं। नमस्कार स्वप्निल, कैसे हैं आप? नमस्ते मैम, हम बढ़िया हैं, आप बताएं। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, धन्यवाद अपना सवाल हम तक पहुँचाने के लिए। और आपने कहा है कि 15 लाख आपके म्यूचुअल फंड्स में है, 12 लाख आपने डायरेक्ट इक्विटीज़ के ज़रिए जो है इकट्ठा कर रखे हैं। रिटायरमेंट और लॉन्ग टर्म वेल्थ आपका लक्ष्य है। बच्चों की हाँ पढ़ाई के जी, लिए 20 लाख, 18 साल में रिटायरमेंट कॉर्पस है आपका 5 करोड़ का। और हाँ जी, एसबीआई का निफ्टी इंडेक्स है, मोतीलाल ओसवाल निफ्टी 200, मोमेंटम आपके पास है, एक्सिस का ब्लू चिप, कोटक इमर्जिंग इक्विटी, एसबीआई स्मॉल कैप, कोटक पीएसयू एंड बैंकिंग डेट फंड। मोतीलाल ओसवाल का ईएलएसएस भी है आपके पास। इसके अलावा आप एनपीएस में भी जो है निवेश कर रहे हैं। और एक्सिस ब्लू चिप में आपके 6 लाख, एसबीआई निफ्टी में आपने अपनी होल्डिंग्स दे रखी हैं, उसकी डिटेल्स खैर हाँ, हाँ, वो होल्डिंग में हमारे दिया है। जानकार के लिए काफ़ी काम की होगी। तो धन्यवाद, एक तो आपने काफ़ी डिटेल से अपनी प्लानिंग की है, अपने लक्ष्यों को आंक लिया है, उनको आपने समय की अवधि दे दी है। रिटायरमेंट आपका कितना समय दूर है? और 30 साल? अभी इसमें 30 इयर्स बाकी है। 30 इयर्स ना। तो मैं ऐसे अज्यूम कर रही हूँ स्वप्निल कि आपने 5 करोड़ अपना सब कुछ कैलकुलेशन, इन्फ्लेशन और आपके जो खर्चे हैं और ज़रूरतें हैं उन सबको मिलाकर आपने आंका हुआ है। हाँ जी, उसको मिला के यहाँ पे आएगी। चलिए, बहुत बढ़िया, बढ़िया, ठीक है। और राइट, तो चलिए आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग की शुरुआत करते हैं। विश्वजीत जी, 20 लाख 18 साल में, इनके पास समय भी बहुत है दोनों ही लक्ष्यों के लिए। और पोर्टफोलियो जो इन्होंने बनाया हुआ है उसमें फ़ंड सिलेक्शन में क्या बदलाव आप इनको रेकमेंड करेंगे? बिल्कुल ठीक कविता जी, आपने बिल्कुल सही कहा। स्वप्निल जी के पास काफ़ी समय है और बहुत सही समय पर इन्होंने अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग शुरू कर दी है। 2 लक्ष्य जो इन्होंने रखे हैं, एक बच्चे की पढ़ाई के लिए जो 18 साल बाद है, उसके लिए केवल 20 लाख रुपए इनको चाहिए। तो स्वप्निल जी, केवल 2,800 की सिप से आपका ये लक्ष्य पूरा हो जाता है, बहुत आसानी से। और आप ऑलरेडी 47,000 की एसआईपी कर रहे हैं। दूसरा लक्ष्य आपने रखा है स्वप्निल जी रिटायरमेंट का, जो कि 5 करोड़ का लक्ष्य है। तो 5 करोड़ का लक्ष्य भी क्योंकि हमारे पास इतना लंबी अवधि है, 30 वर्ष की अवधि है, तो केवल 16,300 रुपए की एसआईपी से और अज़्यूमिंग कि ब 12% का सीएजीआर है, पावर ऑफ कंपाउंडिंग वर्क करेगी, तो आप केवल 16,300 की एसआईपी से 5 करोड़ का लक्ष्य अचीव कर पाएँगे। और खुशखबरी ये है कि जो 15 लाख आपने जोड़ा हुआ है, वो भी अगर हम 12% का सीएजीआर लेके चलें 30 साल का, तो वो अपने आप में ही 4.5 करोड़ रुपया बन जाता है। और इसके अलावा आपने बहुत शानदार प्रोडक्ट ले रखा है नेशनल पेंशन स्कीम, जिसमें आप हर महीने कुछ ना कुछ जोड़ रहे हैं और वो भी अगर आप 30 साल तक जोड़ते हैं, तो स्वप्निल जी वो भी अपने आप में 1 करोड़ का गोल बन जाता है। तो आपका 5 करोड़ का लक्ष्य तो केवल 16,300 की एसआईपी और जो एनपीएस में आप जोड़ रहे हैं, उससे ही अचीव हो जाएगा। या फिर जो 15 लाख आपने ऑलरेडी जोड़ा हुआ है, अगर उसको निवेशित रखें 30 वर्ष के लिए, तो उससे भी 4.5 करोड़ रुपए बन जाते हैं। और खुशखबरी ये है कि अगर आप ये 47,000 की एसआईपी कंटिन्यू रखेंगे 30 वर्ष के लिए, तो करीब-करीब 16 करोड़ रुपए बन जाते हैं। तो स्वप्निल जी, आपने बहुत अच्छा प्लान किया हुआ है, लंबी अवधि है, बहुत अच्छी वेल्थ क्रिएशन हो जाएगी, पावर ऑफ कंपाउंडिंग पूर्ण रूप से रिजल्ट देगी। तो मेरी तरफ से आपको बहुत-बहुत मुबारकबाद, निवेशित रहें। जो आपका पोर्टफोलियो है, उसमें थोड़ा-सा बदलाव चाहूँगा कि आपने जो एक्सिस ब्लू चिप फंड ले रखा है, उसको आप थोड़ा चेंज कर सकते हैं और इसकी जगह आप ले सकते हैं एचडीएफसी लार्ज एंड मिड कैप फंड। तो यहाँ पे अपनी एसआईपी को रोक दें और ये नई एसआईपी जो है एचडीएफसी लार्ज एंड मिड कैप फंड में कर दें। आपके पास क्योंकि लंबी अवधि है, तो आपको डेट फंड की भी आवश्यकता नहीं है, जो आपने ले रखा है कोटक पीएसयू एंड बैंकिंग फंड। इसकी जगह भी आप कोई आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का मल्टी एसेट फंड ले लीजिए, जो ऑटोमैटिकली आपका पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई भी कर देगा अक्रॉस एसेट क्लासेस और रिटर्न्स भी अच्छे बने रहेंगे। तो ये 2 बदलाव कर दें और निवेशित रहें। बहुत-बहुत मुबारकबाद।
तो स्वप्निल, क्योंकि लंबी अवधि का समय है आपके पास, तो इसीलिए कुछ बदलाव जो आपको रेकमेंड किए गए हैं, थोड़ा सा और इक्विटी ओरिएंटेड आपके पोर्टफोलियो को बनाया गया है, क्योंकि दोनों ही लक्ष्यों के लिए आपके पास समय है। कुछ और पूछना चाहते हैं आप विश्वजीत को? हाँ जी सर, मैं ये पूछना चाहता था कि डायरेक्ट इक्विटी में इन्वेट और रीट्स में मैं कुछ एलोकेशन ले सकते हैं क्या? जी, बिल्कुल स्वप्निल जी, मेरे हिसाब से जो आपका पोर्टफ़ोलियो है, वो काफ़ी अच्छा बना हुआ है। रीट्स में अभी कोई बहुत अच्छी रिटर्न्स देखने को नहीं मिली हैं, तो थोड़ा-सा रिस्की भी हो सकता है। मेरे हिसाब से अभी आप ये जो पोर्टफ़ोलियो है, इसी में निवेशित रहें और आते स जैसे-जैसे आपकी इनकम बढ़ती है, कोशिश करें इसी की एसआईपी को बढ़ाएँ, तो आप अपने लक्ष्य के बहुत आराम से और एक अच्छी खासी वेल्थ क्रिएशन ऑटोमैटिकली कर पा रहे हैं। चलिए, हो सकता है स्वप्न आने वाले वक्त में हमारे पास जब रीच को लेके और भी सारे विकल्प जो हैं वो देश में आ जाएं, तब आप सोच सकते हैं, क्योंकि रियल एस्टेट में भी आप म्यूचुअल फंड के जरिए निवेश करने का अगर मन बनाते हैं तो ये बहुत बेहतरीन विकल्प है। हालांकि ये इस तरह से पिकअप नहीं हुआ है देश में जितना हम सब सोच रहे थे इसके लॉन्च होने पर। बहरहाल, ऑल द बेस्ट आपके पोर्टफोलियो के लिए। मनमीत मेरे साथ फ़ोन लाइन पर है। मनमीत, नमस्कार। नमस्कार मैम, थैंक यू। धन्यवाद मनमीत, आपने सवाल अपना भेजा हमें। और जो आपके पास होल्डिंग्स हैं मैं एक बार दोहरा देती हूँ। एचडीएफसी का लार्ज एंड मिड कैप है, आईसीआईसीआई प्रू का मल्टी कैप है, एचडीएफसी का रिटायरमेंट है, और आपको जो ऐड करने हैं, जो आप सोच रहे हैं, उसमें से क्वांट एक्टिव, एसबीआई कॉन्ट्रा, पराग पारे का फ्लेक्सी कैप, कोटक इमर्जिंग इक्विटी, क्वांट का ईएलएसएस भी आपको सोच रहे हैं आप पोर्टफोलियो में ऐड करने के बारे में। 50 लाख आपको चाहिए 15 साल में, ठीक है? राइट? हाँ, 5 साल में मैम। ओके। ये मुझे बताइए कि ये जो आपने अभी पोर्टफोलियो बनाया है, एक तो ये कितना पुराना है? ये ऑलमोस्ट 2 इयर्स हो गए मैम। ओके। और अभी ये जो फंड्स आपने इकट्ठा किए हैं, जो आप सोच रहे हैं ऐड करने का, इसमें एसआईपी शुरू तो नहीं की है ना आपने? बस मन बनाया हुआ है कि 3-3 हज़ार रुपये अगर डालेंगे तो इन फंड्स में डालेंगे, सिवाय एक के जिसमें 5,000 रुपये डालने हैं टैक्स। बिल्कुल मैम, इसी के लिए थोड़ा सजेशन चाहिए था। ओके। चलिए, 50 लाख कोई खास लक्ष्य है आपका जो अटैच्ड है 5 साल में? जस्ट डॉटर की स्टडीज के लिए प्लान करा है। ओके। चलिए, मीडियम टर्म आउटलुक है। फिलहाल आप 15,000 रुपये जो है वो लगा रहे हैं। और विश्वजीत जी, टाइम पीरियड में एक्सटेंड हाँ, कर सकता हूँ 8 to 10 years, नॉट एन इशू। 8 to 10 ईयर्स। तो फिर आपका कॉर्पस भी बढ़ेगा क्या? फिर 50 लाख ही रखेंगे आप? नहीं, इट माइट गो टू 75 to 1 year। एग्जैक्टली हाँ, तो उसके लिए थोड़ा सा आपको निवेश भी बढ़ाना होगा, वो आप जब मुमकिन हो सके बढ़ाइएगा। लेकिन किन फंड्स में आपको रखना चाहिए, इसकी हम सलाह आपको दिए देते हैं। तो विश्वजीत जी, अब सभी फंड्स वैसे जो अभी डालें पोर्टफोलियो में ठीक हैं। थोड़ा सा एचडीएफसी रिटायरमेंट फंड को लेके मैं स्केप्टिकल हूँ, लेकिन आप बताइए क्या करना है अगर उसकी जगह पर कोई और फंड ये डाल लें, जैसे कि एक फ्लेक्सी कैप अगर हो जाए। और खैर ईएलएसएस तो इनको डालना ही चाहिए पोर्टफोलियो में, अगर टैक्स सेविंग एक बहुत बड़ा इंटेंशन है म्यूचुअल फंड के जरिए। तो बताइए। बिल्कुल, कविता जी, जो इनका पोर्टफ़ोलियो है वो काफ़ी वेल डाइवर्सिफ़ाइड है, अक्रॉस मार्केट कैप्स है और बहुत अच्छे फंड्स का चुनाव किया हुआ है मनमीत जी आपने। तो मेरे हिसाब से तो आप निवेशित रहें, क्योंकि कविता जी पूछ रही हैं कि रिटायरमेंट फंड का कैसा रहेगा। ये जो एचडीएफसी का रिटायरमेंट सॉल्यूशन ओरिएंटेड फंड है, इसमें आपको 5 साल के लिए लॉक इन अवश्य करना पड़ेगा, बट इसकी भी परफ़ॉर्मेंस काफ़ी अच्छी है। तो अब आप निकल तो सकते नहीं हैं, क्योंकि आपको लॉक इन है तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो आप निवेशित रहें, अच्छी परफ़ॉर्मेंस है, बने रह सकते हैं। जहाँ तक कि आपका गोल का सवाल है मनमीत जी, वो 5 साल में आपको 50 लाख चाहिए। तो उसके लिए जो आप एसआईपी कर रहे हैं, मैं मान के चल रहा हूँ कि ये जो 17,000 की एसआईपी आप और इंक्रीज़ करेंगे, तो ये टोटल 32,000 की एसआईपी हो जाएगी। इससे 5 साल में केवल 26 लाख तक हम पहुँच पाएँगे। तो आपको, अगर आप 3 साल के लिए अपना गोल थोड़ा-सा एक्सटेंड कर देते हैं, टाइम होराइज़न थोड़ा-सा इंक्रीज़ कर देते हैं, तो आप 50 लाख तक आराम से पहुँच जाएँगे केवल 32,000 की एसआईपी से। अन्यथा आपको 61,000 की एसआईपी करनी पड़ेगी अगर आप 50 लाख चाहते हैं 5 वर्ष में। तो म्यूचुअल फंड्स का सबसे बड़ा एडवांटेज मनमीत जी, आप जानते हैं, जितनी लंबी अवधि होती है, उतना पावर ऑफ कंपाउंडिंग का लाभ मिलता है और उससे एक अच्छा कॉर्पस बन बन जाता है। तो थोड़ा-सा समय कम है 5 साल का, तो इसको आप 8 साल 10 साल का करेंगे, तो आप जो लक्ष्य सोच रहे हैं वो लक्ष्य भी आप आराम से अचीव कर पाएँगे। फंड का चुनाव अच्छा है, आप इसमें निवेशित रहें, बने रहें। जो आप सोच भी रहे हैं न्यू फंड्स के लिए, वो भी काफ़ी अच्छे हैं। और कविता जी जैसे पूछ रही थी कि ईएलएसएस के लिए, आपने शायद क्वांट ईएलएसएस फंड का ऑलरेडी चुनाव कर रखा है, तो वो फंड भी अच्छा है। ईएलएसएस के लिए आपको 3 साल का लॉक इन अवश्य रखना पड़ेगा, बट आप उसमें भी निवेश कर सकते हैं। तो मैं आपको फंड में कोई ज़्यादा सुझाव नहीं दे रहा हूँ, निवेशित रहें और थोड़ा-सा
गोल को एक्सटेंड कर लें या फिर अपनी एसआईपी को इंक्रीज कर। चलिए, तो अपने निवेश को तो बढ़ाना होगा। अप्रॉक्सिमेट अमाउंट आप इनको बता पाएंगे? मान लीजिए अगर 1 CR का इनका लक्ष्य हो जाता है और 5 से 8 साल तक इनकी अगर ड्यूरेशन बढ़ जाती है, तो कितना इनको एसआईपी हर महीने करना होगा? देखिए कविता जी, जैसे अगर ये 32,000 की एसआईपी कर रहे हैं तो 8 वर्ष में इनको 50 लाख बन जाते हैं। तो अगर 2-3 साल और इंक्रीज करेंगे तो ये 75 लाख तक आराम से पहुँच जाएँगे। तो मेरे ख्याल से अभी थोड़ी जो एसआईपी है और जो गोल है, वो मैच नहीं कर रहा है। इनको 61,000 की एसआईपी चाहिए होगी, अगर ये 5 वर्ष में 50 लाख बनाना चाहें। ऑलराइट, मनमीत, ऑल द बेस्ट। आपने फंड्स के बारे में भी सलाह ले ली है और निवेश को बढ़ाने को लेकर अभी आपको जो है सलाह दे दी गई है। ऑल द बेस्ट। हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार और भी दर्शक हैं जो फोन लाइन पर भी सवाल पूछ रहे हैं और साथ ही यूट्यूब पर भी अपने सवाल छोड़ रहे हैं। मिलते हैं आपको ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर, जहां पर हम दे रहे हैं आपके लाइव सवालों के जवाब और विश्वजीत पराशर बतौर हमारे आज के एक्सपर्ट बने हुए हैं। और अगले दर्शक विकास भी हमारे साथ फोन लाइन पर हैं दिल्ली से। नमस्कार विकास, क्या हालचाल, क्या करते हैं आप? कुछ बताइए अपने बारे में। नमस्कार मैम, मैं विकास बात कर रहा हूँ दिल्ली से। और मैं जी। पिछले 2 महीने से मैंने स्टार्ट किया है म्यूचुअल फंड में अच्छा। इन्वेस्ट करना। तो अभी अरे फिलहाल मुबारकबाद। थैंक यू जी। मैम। तो आपका शो मैं हर दिन देखता हूँ और आपके शो देखकर ही मुझे इंस्पिरेशन मिलती है म्यूचुअल फंड में अच्छा। इन्वेस्ट करने के लिए। तो मैंने अरे बढ़िया। एसआईपी भी की है और लमसम भी किया है मैंने। तो अराउंड 10 अलग अलग स्कीम्स में मैंने किया है इन्वेस्ट। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपके पास वो होगा, मतलब मैंने मैसेज किया था व्हाट्सएप जी, पे कि आपके जिन जिन डिटेल्स स्कीम हैं, में मैंने फंड्स इन्वेस्ट किया है। डिटेल्स हैं। जी, वो मेरे पास हैं। और तो मैं ये जानना 20 चाहता हूँ मैम साल कि मुझे में। कुछ ऐड करना है या इसमें से कुछ जी एग्जिट करना है, वो जी मुझे जी। जानना था। या फिर कुछ अलग दूसरा कोई मुझे स्कीम में करना है, मतलब कुछ ऐड करना है या कुछ रिमूव करना है, वो जानना बताते था। हैं कि क्या बदलाव करने की ज़रूरत होगी। पर विकास, एक सवाल का जवाब दीजिएगा। 20 साल में कितना आपको इकट्ठा करना है कॉर्पस? अराउंड मैम, अराउंड मुझे 1 करोड़ चाहिए था अपने रिटायरमेंट के लिए। काफ़ी होगा ये? हाँ, आई थिंक ये 1 करोड़ तो काफी नहीं होगा। आई थिंक हाँ, मतलब मैं डेफिनेटली स्टेप अप भी करूंगा तो क्योंकि बहुत वो ज़रूरी है, मतलब क्योंकि अभी इन्फ्लेशन आप को शुरू बीट। ही कर रहे हैं। आप क्योंकि शुरू ही कर रहे हैं ना अपने निवेश की प्लानिंग को, तो कुछ बुनियादी नियम हैं जो आपको समझ लेने चाहिए। रिटायरमेंट जैसे लक्ष्य को अगर आप अपना तय करना चाहते हैं, तो अभी का जो आपका खर्चा है ना, उसका आकलन कीजिए हर महीना। ठीक है, हो सकता है रिटायरमेंट के वक्त आपको जो भी आपके ऊपर लोन वगैरह है वो शायद चुकता हो जाए, शायद बच्चों की पढ़ाई लिखाई का जो खर्च है वो शायद आप उससे फारिग हो जाएं। लेकिन मोटा मोटा आपका महीने का खर्च जितना होगा उसमें आप लगभग 7% इन्फ्लेशन पकड़ लीजिए और तब आप अपने हर महीने के खर्च पर आइए। ठीक है, उसके बाद जो श्योर। है आप एक निर्धारित अपना अमाउंट तय कीजिए। अभी आपने मोटा मोटा बॉलपार्क फिगर 1 करोड़ रख दिया है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि इस पर आप रीवर्क जरूर कीजिएगा। दूसरा, कोई आर्थिक सलाहकार को श्योर। कंसल्ट किया है क्या? क्योंकि इतने 10 फंड्स आपने डाल दिए पोर्टफोलियो में, और ये सब क्या डायरेक्ट प्लान है कि रेगुलर प्लान है? हाँ, सारे के सारे डायरेक्ट प्लान है मैम। और मैं खुद ही डायरेक्ट प्लान मतलब करता हूँ आपके शोज देख आप के खुद और ही कर रहे हैं। गूगल, यूट्यूब। हाँ, और हाँ सारे हाँ डायरेक्ट प्लान। हाँ हाँ। चलिए, देखिए, एक तो बहुत अच्छा है कि आप हमारा शो देखते हैं तो आपको तमाम तरह की सीख मिल जाती होगी। और सोशल मीडिया में तो तमाम लोग जो हैं आजकल पंडित बने हुए हैं, तो वो तो आपको फ़िल्टर आउट करके ही सलाह लेनी चाहिए, वो मैं आपको ज़रूर कहूँगी। और हाँ, शो पर हम जो फंड्स बताते हैं ना, वो बहुत सारे दर्शकों, वो केस स्पेसिफिक होता है दरअसल। आप जैसे बहुत दर्शक सवाल पूछते हैं, उनकी ज़रूरत के मुताबिक हम उनको फ़ंड रेकमेंड कर देते हैं। अब वही क्या आप पर भी लागू होगा या नहीं, जो आपने फ़ंड अब जमा कर रखे पोर्टफोलियो में, ये सही है कि नहीं, जान लेते हैं। एक चेकअप ले लेते हैं आपके पोर्टफोलियो का। विश्वजीत जी, बताइए। जी, बिल्कुल कविता जी, आपने बहुत अच्छी बात बताई कि जो हम फंड सिलेक्ट करते हैं, या बताते हैं, वो ज़रूरी नहीं है सबके लिए वो रेलेवेंट हो। इसको ऐसे ही समझ लें कि अगर आपके पेट में दर्द है और आप गूगल देख के चले जाएँ और दवाई ले लें, तो वो गलत होगा। आपको फाइनेंशियल डॉक्टर या आर्थिक सलाहकार से ही मिलना चाहिए, ताकि वो आपके रिस्क प्रोफाइल और आपके गोल्स को समझकर ही फंड को सजेस्ट करे। जहाँ तक कि विकास जी का सवाल है, विकास जी ने एक अच्छा पोर्टफोलियो बनाया हुआ है, बहुत ही चुनिंदा फंड्स, क्योंकि ये रेगुलरली आपका शो देखते हैं, तो उसमें फंड्स तो इन्होंने काफ़ी अच्छे चुनाव कर रखे हैं, लेकिन फंड्स का नंबर ऑफ फंड्स बहुत ज़्यादा है। तो 9-10 फंड्स की आवश्यकता नहीं है विकास जी। आपने 1-1 हज़ार रुपए जो निवेश किया हुआ है, वो 4-5 फंड्स में भी हो सकता है, क्योंकि अगर मैं आपका एक्जिस्टिंग पोर्टफोलियो देखूँ, तो उसमें 2 लार्ज कैप फंड हैं और 2 मिड कैप फंड हैं।
हालाँकि चारों ही फंड्स बहुत अच्छे हैं, बट उनमें काफ़ी हद तक ओवरलैप है और ज़रूरत नहीं है कि हमें 4 फंड लें, हम 2 फंड से भी हम उसी लक्ष्य को अचीव कर पाएँगे जो हमारा ऑब्जेक्टिव है। तो जैसे कि आपने निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड भी ले रखा है, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड भी ले रखा है, तो दोनों में से एक फंड कोई सा भी आपको जो अच्छा लगता है, दोनों ही फंड टॉप क्लास हैं, 5 स्टार रेटिंग्स हैं, अच्छी कैटेगरी 1 फंड है, तो आप इसमें से कोई भी एक फंड चुनाव कर सकते हैं और उसमें 1,000 की बजाय 2,000 की एसआईपी एक ही फंड में करें। ऐसे ही सेम आपने जो मिड कैप फंड ले रखे हैं, मेरे ख्याल में एचडीएफसी मिड कैप और मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड ले रखा है, तो वहाँ पे भी आपने 1-1 हज़ार रुपए निवेश किया हुआ है। इससे अच्छा आप कोई सा भी एक फंड का चुनाव कर लें, तो आप उसमें 2,000 की एसआईपी शुरू कर दें, तो वो सेम ऑब्जेक्टिव आप अचीव करेंगे क्योंकि कैटेगरी आप सेम कैटेगरी में ही निवेश कर रहे हैं। तो यहाँ तो रही बात आपके फंड के पोर्टफोलियो की, बाकी फंड्स का जो चुनाव आपने किया है वो अच्छा है, बाकी फंड्स में आप निवेशित रहें। लेकिन एक फंड है जिसमें जो कि थीमेटिक फंड है, जिसका नाम है आदित्य बिरला सन लाइफ पीएसयू फंड। अब ये पीएसयू फंड की जो परफॉर्मेंस है वो तो बहुत ही टॉप क्लास रही है पिछले साल में। थीमेटिक फंड्स थोड़े से रिस्की होते हैं विकास जी और आपको उसमें आपने बिल्कुल नज़र बनाए रखनी पड़ेगी क्योंकि आप डायरेक्ट इन्वेस्ट कर रहे हैं, कोई आर्थिक सलाहकार नहीं है। तो क्या होता है यहाँ पे जो एग्ज़िट करना होता है उसका समय बहुत इम्पोर्टेंट होता है, उसकी टाइमिंग बहुत इम्पोर्टेंट होती है। तो ये सेक्टर ऑलरेडी काफ़ी अच्छा परफ़ॉर्म कर चुका है, तो आपको बिल्कुल नज़र बना के रखनी है कि कब आपको यहाँ इस फंड से निकलना है, ताकि कभी मार्केट में करेक्शन आए या इस सेक्टर में करेक्शन आए, तो आपका पोर्टफ़ोलियो में ज़्यादा रिस्क ना बढ़े। जो आपका गोल है और आप ₹9,000 निवेश कर रहे हैं, आपने 20 वर्ष के लिए 1 करोड़ रुपया चाहिए, तो जैसा कविता जी ने बताया वो हो सकता है कम हो, तो लेकिन अगर 1 करोड़ का लक्ष्य है तो केवल ₹10,800 की एसआईपी आपको करनी होगी। तो उसमें ₹1,000 आप क कम से कम और बढ़ाएँ अपनी एसआईपी और जैसा आपने खुद भी बताया विकास जी कि आप स्टेप अप करना चाहते हैं और अगर आप स्टेप अप करेंगे, तो आप अपने लक्ष्य को भी अचीव कर पाएँगे और महँगाई को भी बीट कर पाएँगे। कविता जी बता रही थी कि आपको अपने महीने का खर्च का आकलन अवश्य रखना चाहिए। तो एक सीधा-सा थंब रूल है कि मान लीजिए आपका महीने का खर्च 50,000 है, तो उसको अगर आप 200 से मल्टीप्लाई कर दें तो वो 1 करोड़ हो जाता है। तो आप अपने महीने का जो भी खर्च है, उसको कैलकुलेट करें और 200 से मल्टीप्लाई करें कि अगर आप आज रिटायर होते हैं, तो आपके पास 1 करोड़ होना चाहिए। लेकिन आप रिटायर होंगे 20 साल बाद, तो उसमें इन्फ्लेशन ऐड करेंगे, तो करीब-करीब 2-3 करोड़ का गोल बन जाएगा। तो वो इन्फ्लेशन ऐड करके जो गोल बनेगा वो आपका फाइनल गोल होगा जिसको आपको अचीव करना है। तो उसके हिसाब से ही आपको अपनी मंथली एसआईपी कैलकुलेट करनी है और इन्वेस्ट करनी है। तो ऐसे अगर आप प्लान करेंगे, आपके पास अभी समय है, 20 वर्ष का समय है, स्टेप अप करें, अपना अपने महीने का खर्च का आकलन करें और एक फाइनल रिटायरमेंट गोल का डिसाइड करें कि कितना गोल आपको चाहिए होगा, जिससे कि आप जब रिटायर हों, जब 60 साल के आप रिटायर हों और हो सकता है आप 25, 30, 40, 50 साल जिएँ, तो आपको आपका खर्च जो है बराबर चलता रहे और महँगाई को बीट भी करता रहे। चलिए, काफ़ी विस्तार से हो गया है विकास आपके पोर्टफोलियो पर विश्लेषण। उम्मीद करते हैं कि आपको सलाह समझ में आए। कुछ अगर पॉइंट्स मिस हो गए हैं तो यूट्यूब पर आप देख सकते हैं इस शो को। आगे बढ़ेंगे। अगले दर्शक सुमंता दास मेरे साथ फोन लाइन पर हैं। सुमंता जी नमस्कार, कहाँ से बोल रहे हैं? हाँ नमस्कार, मैं वेस्ट बंगाल से बात कर रही हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद अपना सवाल हमें भेजने के लिए। और 50 लाख का आपका लक्ष्य है और 20 साल में आपको इकट्ठा करना है और फ़िलहाल आपकी उम्र केवल 25 साल की है, तो मैं तो मुबारकबाद आपको देती हूँ कि आपने इतनी कम उम्र में ही इन्वेस्टमेंट गोल निर्धारित कर दिए, इन्वेस्टमेंट की भी आपने शुरुआत कर दी है। ऑल द बेस्ट। और 1,001 रुपये की SIP SBI के स्मॉल कैप, SBI लार्ज एंड मिड कैप, SBI मल्टी कैप, SBI फोकस्ड इक्विटी में आप कर रहे हैं। अच्छा, 1,001 ये शुभ होता है इसीलिए 11 रुपये, 21 रुपये, इसीलिए आपने 1,001 रुपये किया है, ऐसा कुछ है क्या? नो, जो स्टैम्प ड्यूटी करते हैं ना 5%, तो मानी तो 1,000 से कम हो जाएगा, इसीलिए मैंने। अच्छा, स्मार्ट। बट ये मुझे बताइए, आपने सभी SBI के फंड क्यों लिए हुए हैं? SBI बहुत पुराना AMC है, मुझे बहुत ज़्यादा रिटर्न नहीं चाहिए, 15% रिटर्न भी चलेगा मुझे। अच्छा, नहीं, पुरानी AMC है और देश की सबसे बड़ी AMC में से एक है और बहुत बड़ा डिस्ट्रीब्यूशन भी है इनका। वो सब बातें तो ठीक हैं, लेकिन क्योंकि आप इतनी बारीकी से तमाम चीज़ों को देख रहे हैं, तो एक चीज़ आपको ये भी कंसिडर करनी चाहिए कि एक ही फंड हाउस में तमाम स्कीम्स अगर आप खरीद लेंगे तो आपको उनकी इन्वेस्टमेंट फिलॉसफीज़ की वैरायटी नहीं मिलेगी। हर AMC की मैं और 3,000 रुपये का SIP बनाना चाहती हूँ, तो मैं किस फंड में करूँ वो बताइए। और ये जो लक्ष्य है मेरा, ये जो लक्ष्य है 3,000 रुपये का,
इसमें मेरा हाँ, हाँ। 5 लाख का लक्ष्य है, और जो मेरा अगला लक्ष्य है 4,004 रुपए का, उसका लक्ष्य का रिजल्ट मुझे बताएंगे तो मैं बहुत हाँ। खुशी होगी। तो तो 2 है ना, एक तो 20 साल में 50 लैक्स है और उसके बाद 40 लैक्स कितने साल के बाद है? 5 नहीं इयर्स? नहीं नहीं, वो ना, नो नो नो, 5 लाख बाई 3,000 SIP। 5 लैक्स इन व्हाट, हाउ मेनी इयर्स? हाउ ईयर्स मैटर नहीं करता, 5 लाख 3,000 SIP पे। अच्छा, 5 लैक्स ऑन 3000 एसआईपी जो आप अभी और ऐड करेंगे। गॉट इट। ओके ओके, हाँ। चलिए ठीक है। ओके, परफेक्ट। विश्वजीत जी बताइए, तो इन्होंने सबसे बड़ा फंड हाउस समझ के तो एसबीआई के सभी फंड्स ले लिए हैं। इनमें से कुछ में रह सकते हैं, कुछ में से निकल जाना चाहिए। क्या कहेंगे आप? जी, बिल्कुल कविता जी, नो डाउट एसबीआई इज़ द नंबर 1 एएमसी इन इंडिया और बहुत अच्छे फंड्स भी हैं। और सुमंता जी ने एक अच्छी चीज़ करी हुई है कि डिफरेंट कैटेगरीज़ में इन्वेस्ट किया है एसबीआई के डिफरेंट फंड्स में। तो ऑब्वियसली जैसे आपने सलाह दी कविता जी, बिल्कुल मेरी सलाह भी यही रहेगी कि कोशिश ये करनी चाहिए कि आप डिफरेंट एएमसीज़ में रखें और अपने पोर्टफोलियो का 10 से 15% ही किसी एक एएमसी में निवेशित रहें। और जितना डाइवर्सिफाइड होगा एएमसी वाइज़, कैटेगरी वाइज़, तो आपका पोर्टफोलियो का रिस्क उतना कम हो जाता है। तो मैं सुमंता जी आपको भी यही कहूँगा कि आप कुछ एसबीआई के फंड से निकल कर दूसरी एएमसीज़ के फंड में जा सकते हैं। जैसे कि आपने एसबीआई लार्ज एंड मिड कैप फंड ले रखा है, ये बहुत अच्छा है, इसमें आप निवेशित रहें। एसबीआई का स्मॉल कैप फंड भी बहुत अच्छा है, लेकिन क्योंकि एक ही एएमसी है, तो हम सलाह देंगे कि आप निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड में स्विच कर लें, ताकि एक नई एएमसी आपके पोर्टफोलियो में आ जाएगी। इसके अलावा आपने एसबीआई फोकस्ड इक्विटी फंड में भी निवेश कर रखा है, तो ये भी मैं आपको सलाह दूँगा कि आप यहाँ से स्विच होकर एचडीएफसी फोकस 30 फंड, सेम कैटेगरी है, कोई नई कैटेगरी नहीं है। एचडीएफसी फोकस 30 फंड में स्विच कर लें, ताकि आपके पास डिफरेंट डिफरेंट एएमसीज हो जाएगी। और इसके अलावा आपके पास एक एसबीआई मल्टी कैप फंड भी है, तो ये भी आप स्विच कर कर आईसीआईसीआई मल्टी कैप फंड में चले जाएँ। तो आपके पास एचडीएफसी फोकस 30 फंड भी हो गया, आईसीआईसीआई का मल्टी कैप फंड भी हो गया और निप्पॉन इंडिया का स्मॉल कैप फंड हो गया और एसबीआई का लार्ज एंड मिड कैप फंड भी हो गया। तो ये अगर ऐसे स्विच कर लेंगे, सेम अमाउंट ऑफ एसआईपी आप वहाँ पे शुरू कर दें, तो आपका एएमसी डाइवर्सिफिकेशन हो जाएगा। जो आपने गोल रखा है सुमंता जी 50 लाख का, तो जी उसके लिए आपको चाहिए जी। होगी 5,500 की एसआईपी। तो ये ओके 5,500 की एसआईपी आप शुरुआत करें, थोड़ा-सा कम कर रहे हैं, बढ़ाएँ और जो 3,000 रुपए आप बढ़ाना चाहते हैं, निवेश करना चाहते हैं, वो आप निवेश करें पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड। तो ऐसे करेंगे तो डाइवर्सिफाई हो जाएगा और आपके सारे गोल्स भी आराम से अचीव हो जाएँगे। ऑल द बेस्ट मंथ अपने पोर्टफोलियो के लिए। अगले दर्शक विक्रम मेरे साथ फोन लाइन पर है। विक्रम हाय, गुड इवनिंग। आपका पोर्टफोलियो मेरे पास में है और जो सवाल आपने दिए हैं उसी सवालों को हम विश्वजीत जी के सामने रखेंगे। क्या इसके अलावा आपको कुछ और ऐड करना है? बाकी तमाम डिटेल्स हमारे पास हैं। जी हाँ, एक बताइए। ऐड करना जी है मेरे को इसमें, कैनरा रोबेको इमर्जिंग वाले के लिए। हाँ, ओके बताइए। वो उस पर उसमें मेरे डिटेल्स को ये डाली हुई हैं पूछना, आपने? हाँ हाँ मैडम वो है हाँ डिटेल में, लेकिन मेरे को ये पूछना है हाँ कि ये वाला जो स्कीम है वो कैसा है करके, क्योंकि काफी टाइम से मैं परफेक्ट। 3.5 साल हो गए मेरे को इसमें डालते हुए, जी और जी इसका करीब जी, करीब रिटर्न तो अच्छा आ रहा है, 20-22% ऑन एवरेज आ रहा गॉट है ना। इट। जी जी। चलिए विश्वजीत जी, एक पूरा पोर्टफोलियो चेक इनका कर लीजिए। समय की थोड़ी सी कमी है, संक्षिप्त में बताइएगा। जी, बिल्कुल विक्रम जी, आपने अच्छे फंड्स ले रखे हैं, लेकिन क्योंकि मार्केट सिनेरियो चेंज होता रहता है, तो मैं आपको सुझाव दूँगा कि थोड़ा-सा लार्ज कैप की तरफ आपको और बढ़ाना पड़ेगा। तो जो आपके पास कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड है, इसमें आप करीब-करीब 10,000 की एसआईपी कर रहे हैं, तो यहाँ पे 5,000 की एसआईपी करें। जो बाकी की 5,000 है, वो आप इंक्रीज़ कर दें फ्रैंकलिन इंडिया ब्लू चिप फंड में। और इसके अलावा जो निप्पॉन स्मॉल कैप में भी आप 10,500 की एसआईपी कर रहे हैं, यहाँ पर भी आप 5,000 की एसआईपी करें और बाकी जो एडिशनल 5,000 है, वो आप ले जाएँ एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड में। तो इससे आपके पोर्टफोलियो में लार्ज कैप का थोड़ा बढ़ जाएगा मार्केट कैपिटलाइजेशन, और इसकी वजह से आपके पोर्टफोलियो का रिस्क भी कम हो जाएगा। जो क्वांट वैल्यू एड फंड है, वो भी आप कंसीडर कर सकते हैं। और आप कह रहे थे कैनरा रोबेको इमर्जिंग इक्विटी फंड से निकलना है, तो उससे निकलकर आप आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल के लार्ज एंड मिड कैप फंड में स्विच कर लें, तो आपका एक अच्छा फंड भी शिफ्ट हो जाएगा और रिस्क भी थोड़ा कम हो जाएगा। और जहाँ तक कि आपके गोल का सवाल है, 55,000 रुपए की एसआईपी आप 15 साल करते हैं, 12% का सीएजीआर लेके चले और 22 लाख आपके पास ऑलरेडी हैं कॉर्पस में, तो ये बन जाएगा करीब-करीब 4 करोड़ बिल्कुल। रुपए। तो एक अच्छा खासा ओके। वेल्थ क्रिएशन बन जाएगा।
बिल्कुल। विक्रम, ऑल द बेस्ट, और बदलाव जो बताए हैं उन पर अमल कीजिएगा। इसी के साथ विश्वजीत जी, धन्यवाद, आपका समय निकाला और दर्शकों की लाइव फाइनेंशियल प्लानिंग की है। लेकिन हमें अब रुकना होगा छोटे से ब्रेक के लिए, और ब्रेक के उस पार वो तमाम लोग जो कि फिक्स डिपॉजिट करना पसंद करते हैं, ज़रूर देखिए ये शो को, क्योंकि इसके अलावा भी आपके पास एक और विकल्प है FMP का। क्या होते हैं फिक्स मैच्योरिटी प्लान, और इनकी तुलना अगर फिक्स डिपॉजिट से की जाए तो कहाँ कौन सा बेहतर है, इसका पूरा करेंगे विश्लेषण इस छोटे से ब्रेक के बाद।